नमस्कार। हमारे खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज हम मिलने आए हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति की एक ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने न केवल विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लगातार अपने विरोधियों को चित्त करके यह साबित किया कि चुनाव में रणनीति सबसे अहम होती है। बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में भी उनका नाम लिया जाता रहा है और लगातार आज भी सक्रिय राजनीति में छत्तीसगढ़ के सबसे तेज तरार चेहरे माने जाते रहे हैं। हम स्वागत करेंगे सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी का। स्वागत है बृजमोहन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बृजमोहन जी छत्तीसगढ़ की राजनीति के उन चेहरों में से एक रहे हैं जिन्होंने कई विभागों का दायित्व अपने ऊपर संभाला है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व जैसे विभाग हो। तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ राजनीतिक चुनौतियां भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बढ़ी हैं। पहले भी चुनौतियां रहीं जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में उद्भव हुआ। उसके बाद बीजेपी लगातार 15 सालों तक सरकार में रही, लेकिन 2018 के चुनाव ने कई सारे सवाल खड़े किए। 15 सालों की सरकार पर रहने वाली बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई और इस वक्त 14 सीटों पर प्रदेश में वह है। ऐसे में बड़ी चुनौती है। राजनीति में कई चेहरे पुराने होते हैं, लेकिन बृजमोहन हमेशा से एक नए चेहरे के रूप में रहे, तेज तरार नेता रहे। मैं आपको राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे पहले क्षेत्र से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। 2018 14 से बहुमत का आंकड़ा कैसे जाएंगे? देखिए, ये चुनौती भी है तो ये अवसर भी है। और अवसर इसलिए है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास कर और इतना बम्पर बहुमत दिया। मध्य प्रदेश के ज़माने में भी कभी इतना बहुमत कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। और अब लोगों को ये लग रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, कांग्रेस ने हमको ठग लिया। आज छत्तीसगढ़ का अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, आडवाणी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। आज उनके सपने धूल धूसरित हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो माफियाओं की सरकार है, वो भ्रष्टाचार की सरकार है, वो विकास विरोधी सरकार है, वो सिफुगों की सरकार है, वो लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है। और इसलिए हमारी जो चुनौती है वो चुनौती अवसर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास में अवसर है कि हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं और फिर से 15 साल में जो हमने काम किए हैं उसको हम भुनाएं, जनता को फिर से याद दिलाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 2023 में छत्तीसगढ़ में बने। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। अवसर तो आप लोगों से एक बड़ा सवाल है। अवसर आप लोगों को 3 उपचुनाव में देखा कि 3 उपचुनाव हुए, चाहे वो दंतेवाड़ा के उपचुनाव हो, चाहे वो चित्रकूट सीट का उपचुनाव हो, उसके बाद मरवाही और अब तो खैरागढ़ सीट भी। इन तमाम सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ, उससे लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से इन उपचुनाव में प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, इसलिए ज़्यादा बड़ी चुनौती, क्योंकि आपके पार्टी के अंदर खींचतान भी लगातार देखने को मिल रही है। भले ही उभरी तौर पर आप इसे माने नहीं, उपचुनाव के स्टीज को असली चुनाव में कैसे बदलेंगे आप लोग जीत के मंत्र के रूप? देखिए, आप जानते हैं कि जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव को सरकारें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, पूरे शासन प्रशासन का दुरुपयोग करती है, पैसों की नदियाँ बहाती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, गलत वादे करती है। और क्योंकि उपचुनाव में लोगों को लगता है कि इस उपचुनाव से सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है और इसलिए अगर सरकारी पक्ष जीतता है तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और इस भुलावे में जनता वोट दे देती है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सरकार ये 4 उपचुनावों के दंभ में भरी रहे और आने वाला समय बीजेपी के लिए आसान हो। आप लोग तो कांग्रेस के इस तमाम कार्यकालों कई बार हनीमून बताते हैं, कई बार आपका ही एक बयान है जिसमें आप कहते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक की है चाबी। यहाँ से एटीएम कार्ड से जो स्वैप होता है वो आसाम पहुँच जाता है, यूपी पहुँच जाता है। आने वाले समय में गुजरात चुनाव में भी कुछ इसी तरह के एटीएम कार्ड का जिक्र आप लोग लगातार, और खुद आप सबसे बड़ा मसला तो आप ही उठाते हैं इसे। इस बीच में अपराध के बढ़ते समीकरण को लेकर भी आप लोग सवाल उठाते हैं। लगता क्या है कि बीजेपी जिस तरीके से 15 साल तक कई एजेंडेज पर लगातार 2003 से 2018 तक सरकार में यहाँ पर रही, अब 23 में उसे कौन सा एजेंडा चुनना, क्योंकि धर्मांतरण भी है, हिंदुत्व भी है, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय पटल पर भी कोशिश करती है। क्षेत्रीय पटल पर 2023 के लिए कुछ तो एक प्लान प्रूफ मॉडल होगा कि हम इसके सहारे मैदान में जाएंगे। देखिए, हमको कोई सहारे की जरूरत नहीं है। हमको सहारा तो कांग्रेस पार्टी ही दे रही है।
छत्तीसगढ़ में जिस पार्टी ने कहा, जिस सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी लागू कर देंगे, महिलाओं ने उसके लिए वोट दे दिया। शराब माफिया यहाँ पर काम कर रहा है। शराब की दुकानों में आधी अवैध शराब बिकती है, दो दो गल्ले रखे जाते हैं, एक में सरकारी पैसा होता है, एक में निजी पैसा होता है। जो रेत, छत्तीसगढ़ नदियों का प्रदेश है, यहाँ पर जो रेत 2,000 रुपये ट्रक में मिलती थी वो आज 20,000 रुपये ट्रक में मिलती है। रेत माफिया तैयार हो गया। मैंने विधानसभा में कहा था कि अब दारू के ठेकेदार रेत के ठेकेदार बन रहे हैं और ये अव्यवस्था पैदा करेंगे, और आखिर वही हो रहा है। कभी सब इंस्पेक्टर को मारा जा रहा है, कभी एसडीएम को मारा जा रहा है, कभी तहसीलदार को मारा जा रहा है। एक जिला पंचायत सदस्य को तो अधमरा कर दिया गया है। अवैध तरीके से रेत की खुदाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में जंगल माफिया तैयार हो गया है। हाथी जैसा वन्य प्राणी भी यहाँ पर 50 से ज़्यादा इस सरकार के 3 साल के राज में मार दिए गए, उनका शिकार हो गया। यहाँ पर शेर का शिकार हो जाता है, यहाँ पर तेंदुआ का शिकार हो जाता है। हिरण के शिकार की तो हम बात करेंगे। तो वो यहाँ पर जमीन माफिया तैयार हो गया। सरकार ने जमीनों की अफरा तफरी, एक ऐसा नियम, कोई कंगाल ही ऐसा होता है जो अपनी जमीनों को बेचता है। उन्होंने 152% में कोई भी सरकारी जमीन को खरीद सकता है, और खरीदने वाले लोग कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। आम आदमी उसमें बोली डालता है, उसका कैंसिल हो जाता है और कांग्रेस के लोग खरीद लेते हैं। इन्होंने जमीन माफिया तैयार कर दिया। आज पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में धान की खरीदी में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला और नुकसान हुआ है। धान माफिया इन्होंने तैयार कर दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में खाद माफिया तैयार कर दिया। आज सरकार के गोदामों में 3 लाख टन खाद पड़ी है, पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। किसान मारे मारे फिर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी डिमांड करते हैं उतनी खाद मिलती है, परंतु क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करनी, तो खाद माफिया यहाँ पर तैयार हो गया। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो सरकार से परेशान नहीं हो। आज छत्तीसगढ़ में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास को भी बेचने वाला माफिया, जो पैसा लेकर प्रधानमंत्री आवास दिलवाने की बात करता है, और छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को अगर घर छीनने वाला, गरीबों की छत छीनने वाला, किसानों की छत छीनने वाली कोई सरकार है तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आज पूरा देश इस काम को कर रहा है। क्या गरीब का एक अंतिम सपना हो? ऐसा कहते हैं बृजमोहन जी, ये पॉइंट तो आप लोगों को टी.एस. सिंहदेव जी की चिट्ठी ने दे दिया। चिट्ठी ने नहीं दिया, हम तो पहले से बोल रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े आ रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, वो इस बात को कहते हैं। उन्होंने तो सिर्फ 8 लाख मकान कहा है। चीफ जस्टिस अगर पीठ थपथपा के जा रहे हैं, रघुराम राजन नहीं, कोई पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ये तो मीडिया मैनेजमेंट है। कांग्रेस के लोग मीडिया में उसी बात को छपवाते हैं जिससे उनको फायदा हो, और कांग्रेस की उन बातों, जो बाकी लोग बोलते हैं, उन बातों को नहीं छपवाते हैं। आखिर रघुराजन जी ने कौन सी बात की, कौन सी पीठ थपथपाई? जरा एक शब्द मुझे बता दें। छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की हो, जरा मुझे एक शब्द बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस बात पर तारीफ की। एक शब्द मुझे बता दें। खाली मीडिया को मैनेज कर उसमें अपने पक्ष में छपवाना, यह कांग्रेस का सगल हो गया है। और इस सगल के कारण अब धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि पूरे छत्तीसगढ़ को 4-5 लोग चला रहे हैं। ना प्रशासनिक लोग चला रहे हैं, ना शासन पे बैठे हुए लोग चला रहे हैं, खाली माफिया चला रहे हैं। नहीं तो इसी पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि रेत माफिया, जंगल माफिया, यूरिया के माफिया, खाद माफिया, अपराध के माफिया, पॉलिटिकल माफिया, पैसे के माफिया, साथ में अब ये पूरे माफिया का तंत्र, एक प्रकार से मीडिया में भी माफिया, मीडिया मैनेजमेंट, इतने सारे माफियाओं। नहीं, मीडिया माफिया मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, आपका शब्द। ठीक है, मैं उसको चेंज करता हूं। मीडिया मैनेजमेंट, माफियाओं के साथ ये मैनेजमेंट, इतने बड़े चक्र। क्योंकि आरोप तो बीजेपी पर भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया मैनेजमेंट के लिए गोदी मीडिया का शब्द दिया जाता है। मैं उस सबसे परे हटाता हूं, मीडिया को थोड़ा किनारे रखते हैं। इतने सारे जो वर्ग हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार ये एलिगेशन लग रहा है, आप विपक्ष में बैठे आप लोग लगा रहे हैं कि ये मैनेज्ड सरकार ने जितने घोषणाओं को देख कह करके आई थी, गंगाजल कसम खाई थी, उतने पर से ये परे हट चुकी है। जनता परिवर्तन देगी, लेकिन पार्टी में जिस तरीके से आपके यहाँ रस्साकसी मची हुई है, नए प्रदेश अध्यक्ष की चेहरों की तलाश की चर्चाएं लगातार हैं। आपको लगता है संगठनात्मक रूप से, क्योंकि आप संगठन में बहुत लंबे तजुर्बेकार माने जाते रहे, ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जिसको आपने हैंडल किया हो, वहां पर बीजेपी को मात मिली हो, तो उस तरीके से क्या बीजेपी में लगता है आने वाले समय में हम आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे इन तीनों से लड़ने के लिए? बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होते हैं।
मनभेद और मनभेद नहीं होते हैं। जिस दिन बीजेपी का नेतृत्व कोई निर्णय लेता है उसमें सब लोग लगते हैं, और राजनीति में ये स्वाभाविक है, और इसके मुझे लगता है कि इसको कोई अलग नहीं मानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, पहले भी आपने देखा होगा जब जोगी जी की सरकार थी उस समय लोग बोलते थे कि जोगी जी को कोई नहीं हटा सकता, और भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़ी और हमने सरकार बनाई और 15 साल तक वो सरकार चली। हम पूरी एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और जनता के हितों का संवर्धन करेंगे। अभी सेंट्रल पर भी कुछ इसी तरह का चीज लग रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से कांग्रेस के बाहर दिल्ली पुलिस नजर आती है, अलग अलग तरीके से जांच एजेंसी पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी जो है वो जानबूझकर इस्तेमाल के जरिए, हथियार के रूप में इस्तेमाल के जरिए। आज ताज़ा बयान राहुल गांधी का आया कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से लड़ेंगे। उसके अलावा कल एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि महंगाई को लेकर प्रदर्शन करिए। तो जिस तरह की स्थितियां केंद्र में दिखती है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगती है कि बहुत कमजोर स्थिति में प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि ईडी हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर वही स्थिति में कुछ बीजेपी नजर आती है। तो लगता है कि केंद्र में जो कांग्रेस है वो छत्तीसगढ़ के सहारे इस मॉडल को बनाने की कोशिश करी, जिस मॉडल को आप लोग कह रहे हैं कि फेल मॉडल है। देखिए, भूपेश बघेल जी का मॉडल यूपी गया, 7 सीटों में 2 सीटें आ गई। भूपेश बघेल जी का मॉडल आसाम गया, वहां पर भी पहले से कम सीटें हो गई। भूपेश बघेल जी का मॉडल हिमाचल गया, वहां पर भी कम सीटें हो गई। तो अब वो जाने वाले हैं उत्तराखंड, अब वो जाने वाले हैं गुजरात। तो जह जह पैर पड़े संतन के तह तह बंठा धार। खाली इनका तो उपयोग किया जा रहा है कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना है तो कांग्रेस पार्टी को पालना पोसना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार एटीएम बनी हुई है। और 2.5 साल का मुद्दा जो पूरे छत्तीसगढ़ में अस्थिरता जिसने पैदा कर दी है। ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। एक मंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाता है, एक विधायक जो है वो कलेक्टर पे आरोप लगाता है, विधायक मंत्री पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसी कोई सरकार जिसमें सरकार चलाने के लिए तो कम से कम विश्वसनीयता होनी चाहिए, जिसमें कार्यकर्ताओं का विधायक पर विश्वास नहीं, विधायक का मंत्री पर विश्वास नहीं, मंत्री का मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, और मुख्यमंत्री का अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं। तो ऐसी सरकार जो है वो कभी भी प्रदेश का भला नहीं कर सकती, वो अस्थिरता पैदा कर सकती है। और आज वही कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बजट के साथ साथ पीएससी जो जितने पब्लिक अंडरटेकिंग हैं दोनों का मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा ले लिया है। छत्तीसगढ़ के विकास में खर्च होता है 8,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश में, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ब्याज और किस्त चुकाने में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। जो सरकार सिर्फ ब्याज और किस्त चुकाने में अपने पूंजीगत इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खर्चा करेगी, उस सरकार की क्या हालत होगी। उसने छत्तीसगढ़ को कंगाल बना दिया है, बदहाल बना दिया है, बेहाल बना दिया है और विकास के से मरहूम कर दिया है। और ऐसी सरकार को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वो तो आरोप लगाते खजाना आप लोग खाली करके गए, उसके बाद में केंद्र जो जीएसटी का पैसा वापस नहीं दे रही है, इसलिए खजाना खाली है, कर्जा लेने के लिए मजबूर करी। इस बातों में देखिए, परसों निर्मला सीतारमण जी का लोकसभा में जवाब आया है और उन्होंने कहा है किसी भी राज्य का जून के बाद का जीएसटी का कोई पैसा बाकी नहीं है। जिन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया, खाली उन्हीं का बचा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को बिजली के सेस का 2,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार से लेना है। अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में मैंने कहा कि आप जरा सदन के पटल पर रख दीजिए केंद्र सरकार से किस किस चीज का कितना पैसा लेना है, हम चलेंगे, हम आपको दिलवाएंगे। उनमें हिम्मत नहीं है, जानकारी दें, हम जाने को तैयार हैं, हम उनको पैसा दिलवाने को तैयार हैं। खाली वो गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और संविधान की शपथ लेने वाले लोग इस प्रकार का झूठ बोलते हैं तो संविधान का भी अपमान करते हैं। अरे दूसरे मामले में बृजमोहन जी, वो तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी बुलाते हैं कि दिल्ली चलिए, साथ में वो पुराना नान घोटाले का प्रकरण है, पनामा पेपर्स लीक है, इस पर जो ईडी की जांच है उसके लिए साथ साथ चलिए। तो वो भी तो बीजेपी को ऐसे ही बुलाते हैं। जैसे बुलाने से नहीं होता ना, आप सरकार में हैं, आपको अधिकार है, आप कार्रवाई करिए, आप लिखिए। आपने लिखा है क्या? एक पत्र लिखा हो तो जरा बताएं। तो कहते हैं जांच तो मान रहे हैं। खाली समाचार पत्र में बोलने से थोड़ी होगा। सरकारी काम
मुंह जबानी नहीं होता है। सरकारी काम के लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। आप प्रक्रिया अपनाइए, आप लिखिए। श्वेत पत्र मांगते हैं आप सरकार नहीं, हम से? श्वेत पत्र नहीं, हम तो कहते हैं ये सरकार जो है ये ब्लैक पत्र वाली सरकार है, ये श्वेत पत्र वाली सरकार नहीं है। इसके तो कारनामे जो हैं वो छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले कारनामे हैं। लिखे ना, जरा बताएं कितने पत्र लिखे कि ईडी की जांच होनी चाहिए, कितने पत्र लिखे कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। जो सीबीआई पूर्व की घटनाओं की यहां पर जांच कर रही है उसके ऊपर मैं बैन कर दिया कि आप 7 घटनाओं की आप जांच नहीं करेंगे। अगर सरकार में दम है, ये ईमानदार है, विकास की सरकार है, तो सीबीआई को अनुमति दे। भ्रष्टाचार के मामले हैं, अधिकारियों के मामले हैं जिसमें केंद्र की सरकार ईडी सीबीआई जांच करना चाहती है, जांच को क्यों रोकते हैं? सरकार की थोड़ी सी पीठ थपथपाएंगे क्या? गौ सेवा का बड़ा नारा देती है सरकार। छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरुआ, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, गौठान, गौठान से उपज, फिर गौमूत्र की भी खरीदी, गोबर भी खरीदी। लगता है गौ सेवा में तो सरकार अव्वल है। ऐसा है, आप अभी वीआईपी रोड पे चले जाइए, आप अभी जयस्तंभ रोड पे चले जाइए। मैं तो घूमता हूँ, आप तो देर रात सरकार का जो गरुआ है वो सड़कों पर है। सरकार के 9,000 गौठान बनाने का दावा कर रहे हैं, आप में 9,000 नहीं, आप रैंडम 9 गौठान में चले जाइए। तो ये सरकार क्या कहा, 3,44,000 किसानों का हमने गोबर खरीदा, 140 करोड़ का खरीदा। 3,44,000 को 144 करोड़ से आप भाग देंगे तो एक के खाते में 4,000 रुपये आता है। 4,000 रुपये 2 साल में, महीने में कितना आता है? 300 साढ़े 300 रुपये। एक मजदूर को 300 साढ़े 300 रुपये मजदूरी एक दिन में मिल जाती है, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसमें भी हमने विधानसभा में पूछा है, इनका 50,000 टन गोबर बह गया। 2 रुपये में गोबर खरीद कर और 10 रुपये में कंपोस्ट खाद बेच रहे हैं। वो खाद में किसान विरोध कर रहा है। किसान अपनी मर्जी से खरीदेगा ना, आपने सोसाइटियों में क्यों मजबूर कर दिया कि आपको यूरिया चाहिए, आपको डीएपी चाहिए तो आपको 1 क्विंटल ये खरीदना पड़ेगा कंपोस्ट खाद, और वो कंपोस्ट खाद मिट्टी मिली हुई है, कंकड़ मिली हुई है। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं, कंपोस्ट खाद बनाने में 3 महीने लगते हैं। घोटाला है। उसके लिए वर्मी लगता है। घोटाला है। उसके लिए वर्मी लगता है। घोटाला नहीं है, ये किसानों के साथ में लूट है कि 2 रुपए का गोबर खरीद कर और आप 10 रुपए में उसको बेच रहे हैं, जिसको किसान खरीदना नहीं चाहता। आप जबरदस्ती खरीदने को, खाली अपनी जो गड़बड़ है उसको छुपाने के लिए और इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में तो पेट्रोल पंप वालों को कहा गया कि आप अपने पेट्रोल पंप में अगर ये गोबर खाद नहीं बेचेंगे तो आपको हम परमिशन नहीं देंगे। तो ये सरकार जो है अपनी गड़बड़ों को छुपाने के लिए और इस प्रकार के सब गलत काम करती है। पुराने समय में अब ये मसला तो कहती कि ऐसा ही एक नारा रमन सिंह जी की सरकार में दिया गया था, डीजल नहीं अब खाड़ी से वो मिलेगा, बाड़ी से रतन जोत का वृक्षारोपण, वो भी फेल प्रोग्राम वो मानती है। वो कहते हैं कि जैसे वो हमारे पर उंगली उठा रहे हैं, हम तो सही। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, हमको तो जनता ने 15 साल बाद हटा दिया। आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार की, और उसका जवाब देना चाहिए। हर बात पे 15 साल 15 साल 15 साल। आज छत्तीसगढ़ दिख रहा है, पूरा देश और दुनिया कहती है कि देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कोई है तो छत्तीसगढ़ है, देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई शहर है तो वो रायपुर है। आज क्या बर्बादी की हालत हो रही है। 15 साल में छत्तीसगढ़ को पिछड़े राज्य से और हमने अगले राज्यों की श्रेणी में लाया, और आज कांग्रेस की सरकार गड्ढे भरने की स्थिति में नहीं है। रायपुर का एक्सप्रेस हाईवे 3.5 साल में पूरा नहीं कर पाए। स्काई वॉक के बारे में 4 साल में निर्णय नहीं ले पाए। तो कहते हैं आप ही लोग का दिया तो हमारा दिया हुआ है ना, आप निर्णय करें, उसमें कोई गड़बड़ है तो उसमें कार्रवाई करें या फिर उसको चालू करें। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी पे कमेटी, हर कोई भी बात आती है एक कमेटी की रिपोर्ट कभी नहीं आती। तो सरकार अनिर्णय की सरकार है, और अनिर्णय के कारण पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो परेशान है। ये कहते हैं ऑपरेशन लोटस यहाँ चल नहीं सकता, इसलिए बीजेपी ज्यादा मुद्दों पर वो कह रही है, जो काम हम कर भी रहे हैं उस पर भी श्रेय नहीं देना चाह रही है। ऐसा है, ऑपरेशन लोटस माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी चलेगा, और 2023 में ऑपरेशन लोटस के तहत यहाँ की जनता छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, एक पॉलिटिकल सवाल के साथ इंटरव्यू को विराम दूंगा, फिर अगली बार और बहुत सारे सवालों के साथ होंगे। बीजेपी के सूत्र कहते हैं, मैं थोड़ा सा 2003 की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करूंगा। 2003 में ऐसी चर्चाएं थी जब दिलीप सिंह जूदेव मुख्यमंत्री पद की दौड़ से अचानक रेस से बाहर हो गए, तो ये चर्चाएं उठी कि
संभवतः अगले मुख्यमंत्री के रूप में बृजमोहन अग्रवाल भी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उस समय तमाम परिस्थितियां हुई, बीजेपी दफ्तर के तमाम सवाल हैं, लेकिन अब जब ये सवाल एक चर्चाओं का दौर बीजेपी के अंदर गर्म है, सूत्र बताते हैं कि अब मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह में से कोई एक व्यक्ति टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की पार्टी के अंदर ऊपरी स्तर पर इस तरह की हलचल है और ऐसा माना जा रहा है कि रमन सिंह अब राजनीतिक रूप से संन्यास लेंगे, हालांकि राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे। उन तमाम परिस्थितियों में एक सवाल आपसे निजी तौर पर है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के रेस में फिर से आपका नाम 23 में मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से देखने को मिलेगा आगे? देखिए, आप जिम्मेदारी उठाने के तैयार मैं मुख्यमंत्री की रेस में पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी के तहत मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। मैं किसी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। आने वाले समय में 2 बीजेपी के प्रमुख आंदोलन बताते हुए प्रोग्राम का अंत करेंगे। कौन से मुद्दों पर आप लोग सबसे ज्यादा अटैकिंग होने वाले हैं? आने वाले 24 तारीख को ही भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव है। कांग्रेस ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार से लगाएंगे, नहीं तो उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज युवा मारा मारा घूम रहा है, एक युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर हम 2500 रुपये के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 1.5 लाख रुपए एक युवा का खाने वाली कोई सरकार है तो ये कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि 2500 रुपये के नाम पर किसानों को इन्होंने बंधक बना लिया है। उसको सड़क नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, उसके ज़मीन के रकबे को काटा जा रहा है, उसका धान नहीं खरीदा जा रहा है। और इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दे तो इतने हैं, मुद्दों की तो खदान है। इस सरकार ने तो हमको इतने मुद्दे दिए हैं कि उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ आएगी और 2023 में कमल फूल का बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, पार्टी की अपनी उम्मीदें होती हैं और कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक रहा जहां स्थिर सरकार हमें नजर आई। खासतौर पर जब हम 3 नवोदित उदय हुए 2000 के राज्यों को देखते हैं, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो उसमें एक सबसे स्थिर सरकार वाला राज्य नजर आता है। यहाँ का मैंडेट भी हमेशा एक स्थिर मैंडेट रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को घेरती है, खासतौर पर युवाओं के रोजगार के विषय पर, अपराध के मुद्दे पर, विपक्ष की रणनीति को खत्म करने के मुद्दे पर, उन तमाम मुद्दों पर तमाम एजेंसियों के बीच 23 का चुनाव छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने योग्य होगा। क्योंकि इस वक्त पूरे देश में अगर कांग्रेस कहीं पर सर्वोच्च बहुमत में है तो छत्तीसगढ़ में है, और बीजेपी जहां 15 साल तक सरकार यहां पर रही बीजेपी, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी छत्तीसगढ़ है, क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी सबसे ज़्यादा बहुमत में है। अगली बार फिर से किसी नई शख्सियत के साथ, बृजमोहन जी धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। तो बृजमोहन जी का हमारे कार्यक्रम में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रोग्राम में फिर किसी नई शख्सियत के साथ, तो लगातार आप देखते रहिए हमारा एक खास मुलाकात हमारे साथ।